हेलो बच्चों, आज आपको हमारे चैनल पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। बच्चों, ये चैप्टर क्लास 7 का है, कक्षा 7 का है, जो कि क्लास 7 में जो है चैप्टर है ये। और इस चैप्टर को आज बच्चों हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। जब इस चैप्टर को हम आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे तो फिर हम अगले वीडियो में इसका अभ्यास कार्य लेकर आएंगे बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले क्लास 7 का है, कक्षा 7 का है। चैप्टर का नाम जो है वो पार्ट 5 है बच्चों, पार्ट 5। और चैप्टर का जो नाम है वो है ऊष्मा एवं ताप। ठीक है बच्चों, ऊष्मा एवं ताप। इस चैप्टर को हम लोग आज समझेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात आती है कि ताप क्या होता है और दूसरा ऊष्मा क्या होती है। ठीक है ना, दोनों ही चीजें और दोनों अलग अलग चीजें, एक ही चीज नहीं है कि हम कहते हैं कि ऊष्मा और ताप एक ही चीज है, एक चीज नहीं है बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले ताप के बारे में समझते हैं, ठीक है ना, फिर ऊष्मा के बारे में समझेंगे। बच्चों, हम एक चीज जानते हैं कि जब ठंडियों के समय आता है तो हमको ठंड लगती है, और जब गर्मियों का समय आता है तो हमें क्या लगती है, गर्मी लगती है। यानी कि हमें कह सकते हैं कि गर्माहट और ठंडेपन का जो गर्माहट है और जो ठंडापन है उसको जो मेजर करते हैं वही क्या है, ताप। वही क्या है, ताप। बात समझ में आ रही है आपको। देखिए, जब गर्मी आती है तो गर्मियों में क्या करते हैं, हम ऊनी कपड़े तो पहनते नहीं है, हम लोग कॉटन कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, जिससे वो कपड़े ठंडाते हैं। हमें कमरे में गर्मी लगती है तो हम कूलर, पंखा, एसी ये चला कर रखते हैं, जिससे कि हमको गर्मी ना लगे, हमें क्या लगे, ठंडा लगे। यानी ठंडियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में हम अपने आप को ठंडा रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है, यानी शरीर का जो तापमान है बच्चों, शरीर का तापमान, ठीक है ना, शरीर का तापमान जो है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है ना, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। क्योंकि इस तापमान से ज्यादा तापमान होगा तो हमको गर्मी लगेगी, इस तापमान से कम तापमान होगा तो हमें ठंड लगेगी। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। तो बात कहने का ये है, ठीक। और दूसरी बात की ताप जो होता है बच्चों, ताप को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर। ठीक है ना, आप सभी जानते हो। ऊष्मा को हिंदी में हीट बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में हीट बोलते हैं। तो जो टेम्परेचर होता है इसका जो मात्रक होता है एसआई मात्रक, हम एसआई मात्रक की बात करें तो होता है डिग्री केल्विन। क्या होता है, डिग्री केल्विन। ठीक है ना, केल्विन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही इजाद किया था, इसलिए उनके नाम पे ही पड़ गया डिग्री केल्विन। ठीक है ना, तो हम अभी ताप की बात कर रहे हैं, ऊष्मा की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया ये कि जो ठंडापन और गर्माहट और ठंडेपन का जो अनुभव है वही क्या है, ताप है। ठीक है ना, टेम्परेचर है। ठीक है ना, अब बात आती है कि जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर कैसे करते हैं। तो बच्चों, तापमान को मेजर करने के लिए क्या होता है, थर्मामीटर। क्या होता है, थर्मामीटर। देखिए, थर्मामीटर भी दो तरह के होते हैं, एक बॉडी का टेम्परेचर मापता है, बॉडी टेम्परेचर मापता है, और एक अलग तरह का टेम्परेचर होता है, अलग तरह का थर्मामीटर होता है जो हमारा मौसम को नापता है। यानी मौसम में जो है कितनी कितना तापमान गर्म है, कितने डिग्री सेल्सियस तापमान है, कितने कम डिग्री सेल्सियस तापमान है, वो हमारा मौसम वैज्ञानिक उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, हम अभी बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो थर्मामीटर हम बात करेंगे, थर्मामीटर जो बॉडी का टेम्परेचर को मापता है। तो बच्चों, एक चीज याद रखिए कि थर्मामीटर भी दो तरह के होते हैं। एक थर्मामीटर जो पुराना वाला है उसको एनालॉग थर्मामीटर बोलते हैं, और एक दूसरा डिजिटल थर्मामीटर आ गया, जिसमें डॉक्टरों के पास भी होता है और जनरल घरों में भी अब पाया जाता है। लोग अपने घरों में खरीद कर रख लेते हैं, जिससे बच्चों के का तापमान नापने के लिए या फिर बड़ों का तापमान नापने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो उसमें जो है क्या होता है कि उसमें अपने आप जो है तापमान लिख कर आता है बच्चों। उसमें तापमान जो है बच्चों लिख कर आता है कि जैसे 37 डिग्री सेल्सियस है, 38 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना, लिख कर आता है। और जो थर्मामीटर हमारा इस तरह का होता है, आप सबको पता है। ठीक है ना, इस तरह का ऐसे होता है ना, इस तरह का इसमें ऐसे ये जो यहाँ पर जो है ये मरकरी होती है बच्चों, मरकरी, जिसको हम पारा बोलते हैं। इसमें पारा का काम होता है हीट को जो है, हीट के लिए सेंसिटिव होता है, यानी जैसे हीट उसको मिलती है तो वो आगे बढ़ने लगता है। ठीक है ना, तो इस तरह का थर्मामीटर होता है। ये थर्मामीटर एनालॉग थर्मामीटर है, इसमें रीडिंग होती है। ठीक है ना, वो रीडिंग यहाँ पर लिखी होती है, वो रीडिंग हमारी यहाँ पर लिखी होती है। तो ये एनालॉग थर्मामीटर हो गया। एक डिजिटल थर्मामीटर होता है। डिजिटल थर्मामीटर वो होता है जिसमें नंबर लिख कर आता है, जैसे हमें तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तो होता ही है सामान्य तापमान, लेकिन उससे ज्यादा है, 98.8 है, 100 है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो 100 डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान है, तो वो उसमें दिखाएगा डिजिटल वाले थर्मामीटर में। ठीक है ना, समझ आ रही है आपको। दो
तीन तरह के डीप को लिए हैं कटोरे, ठीक है ना। एक कटोरे में गर्म पानी, ठंडा पानी है, एक कटोरे में गर्म पानी नॉर्मल गर्म पानी, ज्यादा गर्म नहीं, ठीक है ना, गर्म है लेकिन ज्यादा नहीं है, और एक में साधारण पानी, नॉर्मल पानी लिया। तो हमने एक हाथ इसमें डाला ठंडे पानी में, एक हाथ डाला गर्म पानी में, दोनों हाथों को हमने किसमें डाला, साधारण पानी में। तो देखिए जब हमारा जो हाथ ठंडे पानी में हमने रखा था और उसको जब हम साधारण पानी में रखेंगे तो हमको उस हाथ में जो अनुभव होगा वो ठंडे का अनुभव होगा, ठीक है ना। और जब हम गर्म पानी वाला हाथ हम साधारण पानी में डालेंगे तो उसमें हमको गर्म पानी का अनुभव होगा। यानी हमने आपको बताया कि गर्माहट और ठंडेपन की माप को ही हम ताप कहते हैं बच्चों। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है क्रियाकलाप में कि जो आपके मतलब इसमें हमारे शरीर के, और यदि हमारे शरीर में ठंडी है तो ठंडी प्रतीत होगी, और जो ये जो प्रतीत होता है ये हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है। देखो 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, जैसे कि हमारा आंख है, नाक है बच्चों, है ना, और मुंह है, मुंह पे जो जीभ है वो भी ज्ञानेंद्रिय होती है, क्योंकि जीभ को ही गर्म और ठंडा लगता है, नहीं लगता है। और हमारी जो स्किन है इस पे हम किसको हमको छूता है या फिर हमको हमारे हाथ ऊपर हाथ रख दे तो हमको पता चल जाता है कि क्या बोलते फला आदमी हमको जो है हमारे ऊपर उसने हाथ रखा है, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको समझाया, बात को आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो हम ये बता चुके हैं आपको। आगे हम एक बता चुके हैं थर्मामीटर के बारे में कि एक थर्मामीटर जो होता है वो आपका डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, और एक थर्मामीटर होता है जो हमारे मौसम वैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं, लेबोरेटरी में इस्तेमाल होता है, प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल होता है। तो उससे भी हम मौसम का तापमान उससे नापा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस चीज को भी समझ पाए हैं। अब हम आपको बताते हैं एक फार्मूला है बच्चों जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्या फार्मूला है, देखिए एक फार्मूला आपको याद रखना होगा, ये एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं जो आपको याद रखना चाहिए। क्या C/100 बराबर F-32 अपॉन में 180, ठीक है ना। या तो ये याद रखिए या फिर ये याद रखिए C/5 F-32/9। मैं कहूंगा कि इसको याद रखिए, इस वाले को हटाइए, ठीक है ना, इस वाले को हटाइए, ये वाला सही नहीं है। इस सूत्र को याद रखिए, C मतलब हो गया डिग्री सेल्सियस बच्चों, ठीक है ना, इसको हम डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। और जो ये है इसको बोलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इनको याद रखेंगे, इससे संबंधित एक सवाल आता है एग्जाम में, और हो सकता आ गया तो फिर आप कर पाओगे उसको आसानी से, ठीक है। अब हम लोग आगे अगली बारे में समझाते हैं बच्चों, ऊष्मा, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में हीट बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए हमने क्या किया बच्चों, एक बर्नर ले लिया, ठीक है ना। इस बर्नर में क्या है, स्टोव है, इससे आग जल रही है, ठीक है ना। इसके ऊपर हमने एक कटोरा रख दिया, ठीक है ना, और इस कटोरे को एक तस्तरी से हमने ढक दिया, ठीक है ना। और जब हमने इसे, जब कटोरे के अंदर क्या भरा है, पानी, तो जब कटोरे के अंदर बच्चों पानी भरा हुआ है तो ये पानी गर्म हो जाए, खोलने लगेगा, जैसे खोलने लगेगा इसके ऊपर हम थर्म क्या रखेंगे, अब इसके ऊपर तस्तरी रख देते हैं। तो जब तस्तरी रखेंगे तो ये तस्तरी जो है बच्चों, भाप जो है वो पानी जो है वो भाप बनेगा, और भाप जो है वो तस्तरी को क्या करेगा, हिलाएगा, मतलब उसको धक्का देगा, और जैसे उसको धक्का देगा तो तस्तरी ऊपर की ओर उठेगी, ठीक, उठेगी नहीं उठेगी बच्चों। तो आप ये समझिए कि जब ये तस्तरी ऊपर की ओर उठेगी तो हम ये समझ पाएंगे कि जो हीट है, जो ऊष्मा है, ऊष्मा वो क्या है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है बच्चों, ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। और ऊर्जा का काम होता है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा का काम होता है किसी भी चीज को अपने स्थान से हटाना, किसी भी चीज को अपने स्थान से हटाना। और यदि कोई चीज अपने स्थान से हटती है तो इसका मतलब कार्य किया गया है, कार्य किया गया है, और कार्य किया जाता है तो कार्य किया गया है, इसका मतलब कार्य की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो होती है जूल। तो हम कह सकते हैं कि ऊष्मा की जो एसआई मात्रक है वो जूल है, ठीक है ना। ऊष्मा की एसआई मात्रा क्या है, जूल है। आप समझ पाए होंगे बच्चों, इस चीज को हम समझ पाए। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा हम बता चुके, जिसकी प्रवाह जो है अधिक ताप से कम ताप की वस्तु की ओर होता है, ठीक है ना। हमें याद रखना है जो ऊष्मा है उसका जो प्रवाह है, फ्लो, ठीक है ना, वो अधिक ताप से बच्चों, अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है, कम ताप की ओर होता है, ठीक है ना। इसलिए आप उसको ध्यान रखिएगा, होता है, यानी ऊष्मा का जो प्रवाह है, ऊष्मा का प्रवाह, तो ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है बच्चों, ठीक है ना, याद रखना है आपको। और एक चीज याद रखनी है कि जो ऊष्मा है इसकी इकाई होती है कैलोरी, कैलोरी भी याद रखनी है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि एक कैलोरी फार्मूला है, आप याद रखिए, आप ध्यान भी रखिए इसको कि एक कैलोरी में होते हैं 4.18 जूल बच्चों, ठीक है ना। एक कैलोरी में होते हैं 4.18 जूल, ठीक है ना। और एक किलो कैलोरी में कितने होते हैं, तो एक किलो कैलोरी में हम 1000 का इसमें गुणा कर देंगे, 4.18 × 10⁻³
जूल लिख देंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा ये सब चीजें एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और जनरल बढ़ती है। यानी ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात है ऊष्मा निर्भर करती है द्रव्यमान पर, ठीक है ना, और किस पर, ताप वृद्धि पर, ठीक है, और एक विशिष्ट ऊष्मा पर। इन पर जो है ऊष्मा हमारी डिपेंड करती है। यानी कि जो ऊष्मा है वो किसके समानुपाती होती है, द्रव्यमान के। ऊष्मा किसके समानुपाती होती है, हमारी ताप वृद्धि के। और ऊष्मा किसके समानुपाती होती है, विशिष्ट ऊष्मा के। ठीक है ना, ताप द्रव्यमान को हम लोग शो करें तो स्मॉल एन से, और इसको डेल्टा टी से, और ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा को एस से, ठीक है ना, शो करते हैं। यानी इसका प्रतीक है, ठीक है ना। यानी किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। ऊष्मा की मात्रा q वस्तु के तापांतर यानी ताप वृद्धि उस पर निर्भर करती है। और उस किसी पदार्थ की निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान तापांतर तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। हम ये चीजें आपको समझा चुके हैं, हमने आपको बताई। फिलहाल अब हम चलते हैं ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां। बच्चों ऊष्मा स्थानांतरण की बच्चों विधियां हैं। पहली विधि क्या है, तो पहली विधि है चालन, ठीक है ना। पहली क्या है, चालन। दूसरी क्या है, संवहन। तीसरी क्या है, विकिरण, ठीक है ना। जो विकिरण है बच्चों, चालन जो है ये ठोसों में होता है, ठोस में चालन होता है, ठोस में सॉलिड में। और संवहन किसमें होता है, द्रव एवं गैस में संवहन होता है। और विकिरण में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आप यह बात याद रखिएगा, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, विकिरण में, ठीक है ना। तो आप समझ पाए होंगे इस तरह से, ठीक है ना। संवहन में द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा संभव नहीं है, बता चुके हैं हम आपको। संवहन में द्रव और गैसों में संवहन होता है। फिर अब आती है बात की संवहन धाराओं का दैनिक में उपयोग क्या है। देखिए घरों में और कारखानों में क्या होता है, निकलने वाला धुआं और गर्म गैस संवहन धाराओं का ऊपर उठकर चिमटी के द्वारा बाहर निकल जाती है। हमने बताया था कि अधिक ताप से कम ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है, ठीक है ना। श्वसन की क्रिया जब होती है, हम लोग घरों में जब सोते हैं रात में, तो हमारे जो घरों में खिड़की और दरवाजे होते हैं उनको खोल दिया जाता है। उनको खोलने से क्या होता है कि ताजी हवा कमरे के अंदर आती है, और जो गर्म हवा होती है, जो हमारे नाक से जो हवा बाहर निकलती है वो गर्म होती है बच्चों। वो गर्म हवा क्या होगी, तापमान से ज्यादा होगा तो वो बाहर की ओर जाएगी, और जो उच्च ताप से निम्न ताप, बाहर का तापमान कम है तो वो अंदर आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों आप समझ पाए होंगे। विकिरण क्या है, यह ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि है। ऊष्मा का स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के होता है बच्चों। आपको ये बात याद रखनी है। देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच एक बहुत बड़ा भाग निर्वात है। सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा निर्वात से होती हुई पृथ्वी तक पहुंचती है। यानी सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊर्जा आती है, ऊष्मा आती है, वो क्या है, एक तरह की विकिरण माध्यम से आती है, ठीक है ना। जाड़े के दिनों में आग अथवा विद्युत हीटर के सामने बैठने पर गर्म महसूस होता है। आग अथवा विद्युत हीटर की ऊष्मीय ऊर्जा विकिरण द्वारा बिना बीच के स्थान को गर्म किए सीधे हमारे पास पहुंच जाती है। तो इस तरह से हम इसको भी समझें। जिन वस्तुओं में ऊष्मा आसानी से संचरित हो जाती है ऊष्मा के सुचालक है बच्चों। ऊष्मा के क्या है, सुचालक हैं। आप याद रखिए सुचालक हैं कैसे, जैसे बच्चों लोहा है ना, एल्यूमिनियम हो गया आपका, एल्यूमिनियम, ठीक है ना, सोना, चांदी, ये सब क्या है बच्चों, ये हमारे ऊष्मा के सुचालक हो गए। और कुचालक बोलते हैं, आप ऐसे समझिए जिन वस्तुओं में ऊष्मा का आसानी से संचित नहीं होती उसे ऊष्मा को कुचालक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में लकड़ी हो गया, कागज हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये ऊष्मा के कुचालक है बच्चों, ठीक है। तो सुचालक कुचालक भी आप समझ पाए होंगे। आज याद रखिए दैनिक जीवन में सुचालक तथा कुचालक पदार्थों का उपयोग सदैव होता रहता है। जैसे ऊष्मा के अच्छे होने के कारण पीतल, एल्यूमिनियम के बने बर्तनों का उपयोग खाना पकाने में किया जाता है, क्योंकि उसमें ऊष्मा आसानी से संचरित होती है और खाना आसानी से पक जाता है। जाड़े के दिनों में ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़ों का उपयोग होता है, क्योंकि ऊनी कपड़े कुचालक होते हैं, ठीक है ना। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 बताई थी मैंने पीछे, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपसे कहूं तो ये बर्फ हो गई, ये क्या है बच्चों, ठोस है। और जब इसको हम गर्म करेंगे, है ना, गर्म करने पर क्या हो जाएगी,
ये जल यानी द्रव में बदल जाएगी, है ना। और फिर इसको हम गर्म करेंगे, इसको हमने फिर गर्म किया, गर्म करने पर ये किसमें बदल जाएगी, वाष्प में। वाष्प माने गैस में, ठीक है ना। इसी तरह से वाष्प है, ठीक है ना। वाष्प क्या है, जल वाष्प है, जल वाष्प। तो जल वाष्प को जब हम ठंडा करेंगे बच्चों, ठंडा करने पर क्या होगा, जल प्राप्त होगा। और जल को फिर हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे ना, जल को ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगी, कहने का मतलब, है ना। तो ये हम समझ पा रहे हैं बच्चों कि ऊष्मा जो है, जो बर्फ है उसको हमने गर्म किया तो जल में बदल गई, और जल को गर्म किया तो वाष्प में बदल गया, वाष्प गैस है। और जल वाष्प को हमने ठंडा किया तो जल में बदल गया, जल को ठंडा किया तो बर्फ में बदल गया। इस तरह से आप समझ पाए होंगे, ठीक है। ऊष्मा का प्रभाव होता है। ऊष्मा का प्रभाव जो है, पदार्थ की ताप वृद्धि, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, पदार्थ के प्रसार। ऊष्मा का प्रभाव, देखिए जब हम कोई भी चीज बच्चों गर्म करते हैं, जैसे हमने एक लोहा है, इसको हमने गर्म किया, ठीक। तो जब हम लोहे को गर्म करेंगे, लोहे को क्या करेंगे, हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो सबसे पहले पदार्थ के ताप में वृद्धि होगी। जो पदार्थ है, पदार्थ के ताप जो होगा क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। पहला काम, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा। जब ताप बढ़ेगा इसका, तो इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। फिर नंबर थर्ड, इसके प्रसार, पदार्थ का प्रसार होगा। प्रसार माने इसकी लंबाई बढ़ जाए, या फिर चौड़ाई बढ़ जाए, या फिर गोल हो जाए, शेप बदल जाएगा ना। हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर पदार्थ के ताप में वृद्धि, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ये सब हो जाता है, ठीक है। उसी प्रसार की बात करें तो ठोसों में जो ठोस का प्रसार, तो ठोसों में जो प्रसार होता है वो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है ना, इस तरह से। और गैसों में जो प्रसार करना है, गैसों में प्रसार, तो देखिए गैसों में प्रसार हमने क्या किया कि एक कांच की बोतल ले ली बच्चों, ठीक है ना। ये कांच की बोतल है और इसमें हमने एक बलून लगा दिया। क्या लगा दिया, बलून। तो जो बलून लगाया बच्चों, वो हमारा मतलब सिकुड़ा हुआ है, यानी, है ना, सिकुड़ा हुआ है। और दूसरा जो हमने एक फ्लास्क ले लिया, उस फ्लास्क में हमने जो बलून लगाया, वो बलून जो है हमारा खड़ा हो गया, मतलब उसमें जो है वो बलून बड़ा हो गया, यानी वो दोबारा फूल गया। और इसका गुब्बारा सिकुड़ा हुआ है। क्या, कैसे हुआ है, हमने इसको क्या किया है, फ्लास्क में गर्म पानी भरा था। इस जो क्या बोलते हैं, फ्लास्क बोतल को गर्म पानी के अंदर रखा, तो इसके अंदर जो हवा है, इसमें तो ठंडी हवा भरी हुई है, ठीक है ना। तो ये गुब्बारा सिकुड़ा हुआ है। लेकिन जब हमने इसके अंदर भी ठंडी हवा भरी थी, लेकिन क्या हुआ कि जो गर्म हवा है, जो गर्म पानी है, उसने इस बोतल को गर्म किया। इसके अंदर की जो गैस है, यानी इसके अंदर जो हवा है, उसको भी गर्म किया। और गर्म होने के बाद जो हवा है और वो गर्म हो जाएगी तो ऊपर की ओर उठेगी, क्योंकि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का प्रसार होता है। तो वो क्या करेगा, बलून ऊपर लगा हुआ तो बलून हमारा फूल जाएगा। इसी को कहते हैं गैसों में प्रसार, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों आपका एक कंप्लीट हुआ चैप्टर। और एक चीज, दैनिक जीवन में भी ऊष्मा का प्रभाव होता है। जैसे कि रेल की पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच कुछ जगह छोड़ी जाती है। क्यों छोड़ी जाती है? ताकि गर्म होकर फैलने पर पटरी टेढ़ी ना हो जाए। दो खंभों के बीच में तार को ढीला बांधा था। क्यों बांधा था? क्योंकि सर्दी के में तार सिकुड़ने से खंभे टेढ़े ना हो जाएं। दो फंसे हुए गिलास को निकालने के लिए उनको गर्म करते हैं, ताकि गर्म होने पर गिलास में प्रसार हो और वो निकल जाए। तो बच्चों ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, ऊष्मा एवं ताप। ये चैप्टर पार्ट 5 था, ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम आपको इसके एक्सरसाइज कराएंगे, वो अगले वीडियो में कराएंगे। ये चैप्टर कैसा लगा जरूर बताइएगा। और वीडियो में पहली बार देखा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज इतने रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।